हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी डायरेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। एक दिन में 2 क्लास में कर रही हूँ, मैं आपके साथ लगी हुई हूँ। आप भी मेरे साथ लग जाइए, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो जाएगी। आप शालिनी डायरेक्ट क्लास साथ बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार, उनका बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आज की इस क्लास में हम 2018 का CDP का पेपर देखेंगे, ठीक है। बाल विकास का पूरा कंप्लीट पेपर देखेंगे। 1 से 1.5 साल के गैप के पेपर्स क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। हो सकता है रिपीट हो जाए, आपका फायदा ही हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते, अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आप सभी के सामने 2018 का पेपर है, ठीक है। 50 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम इंटरवल, सब आपको पता है, कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेपर क्लियर नहीं दिख रहा है तो सीरीज आप अपने साथ ओपन कर सकते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न आता है जो कि 1 नंबर का आता है। आप सभी बातें जानते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा है? यह कथन किसका है? किसने एडोलसेंस के स्टेज को बहुत ही उथल पुथल की अवस्था का नाम है, दर्जा दिया है? स्टेनले हॉल ने, ब्रूनर ने, स्किनर ने और बागले ने। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट का राइट आंसर आप सभी को पता है, स्टेनले हॉल। जो आंसर कई बार हमने किया है वो हम बिल्कुल भी समय लेके नहीं करेंगे। मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100 सूत्र से मापन किया जाता है। यह सूत्र किस चीज़ का है? इससे क्या मापा जाता है? अर्जित ज्ञान को, आयु को, लंबाई को, बुद्धि लब्धि को। फटाफट सभी का आंसर चाहिए मुझे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, और आप सभी को पता है कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बुद्धि लब्धि। हम इससे इंटेलिजेंस लेवल को मापते हैं। लेकिन आपको आज का टास्क है कि ये सूत्र किसने दिया है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे 2 नाम आता है, वो आपको मुझे दोनों नाम बताने हैं। ये कंप्लीट सूत्र किसने दिया है और मानसिक आयु पर वास्तविक आयु ही इतना पेयर किसने दिया था। 2 लोगों का नाम मैंने क्लियर बताया है, आप मुझे बताएंगे। ये आपका टास्क है। नेक्स्ट देखिए, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है। वह एक मेंटल एबिलिटी, एक ऐसी पावर, एक ऐसी विलिंगनेस जिसके थ्रू एक पर्सन कोई नवीन दैट मीन नया, कुछ नया, डेली कुछ नया प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो क्या कहलाता है? ज्ञान, सृजनात्मकता, योग्यता, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है। पूछ क्या रहा है कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी नवीन रचना को आपके सामने ले आकर प्रेजेंट कर देता है। तो ये चीज़ें, वो मेंटल एबिलिटी तभी आएगी जब वह बच्चा या बंदा, वो लड़की या कोई भी, वो सृजनात्मकता का गुण उसके अंतर्गत पाया जाता होगा। दैट मीन क्रिएटिविटी, खराब से अच्छी चीज़ों को बनाना। कोई चीज़ अगर टूट फूट रही है उसको एडजस्ट कर लेना, उसमें कुछ नया ऐड कर देना, वो चीज़ें नया रूप देना, किसी पुरानी चीज़ें कुछ बढ़िया ऐड करके उसको एक नया आकार, नया शेप दे। ये सब सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 4th क्वेश्चन है यहाँ पे, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? शारीरिक रचना यानी कि आपकी बॉडी कद काठी पूरा अलग होना। बुद्धि रचना आपका इंटेलिजेंस लेवल एकदम अलग होना। व्यक्तित्व दैट मीन पर्सनैलिटी आपकी एकदम अलग होना, आपका आँख, नाक, कान सब अलग होना। ये जो क्वालिटीज़ होती है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से अलग होती है, तभी आप पहचान में आते हैं कि वो ये है, आप ये हैं। तो ये क्या कहलाता है? सामूहिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता। 4 ऑप्शन दिया है। बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? बहुत अच्छा, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। टेट, सुपर टेट में भी ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपकी ये तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप अभी यूटिलाइज कर लेंगे वक्त को, तो टेट में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो राइट आंसर 4th है, वैयक्तिक विभिन्नता, दैट मीन इंडिविजुअल डिफरेंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। आपके अंदर सृजनात्मकता नहीं है, क्रिएटिविटी की थोड़ी सी कमी है, तो आपकी पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है? शारीरिक विकास में, व्यवसायिक विकास में, बौद्धिक विकास में और समायोजन है। फटाफट सभी लोग बताइए। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि सृजनात्मकता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। आपके अंदर क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम है, तो आप कुछ नया क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही, नहीं सोच पा रहे, नहीं समझ पा रहे। तो ये चीज़ें कैसे है? ये रिलेटेड यहाँ पे है बौद्धिक विकास में, किससे है? आपके इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? फ्रायड साहब को आप जान रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। इन्हों के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है वो व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को और किस नामों से हम जानते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? शारीरिक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक भावात्मक विकास का सिद्धांत। फटाफट सभी लोग कमेंट करते हुए बताइए, मैं सभी का आंसर चाहती हूँ। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। टेट का क्वेश्चन है ये, काफ़ी टेट ने पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 7th
7वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तुएं, आपको परोक्ष वस्तुओं के से रिलेटेड आप कोई चीज़ पे चिंतन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? कल्पना है, तर्क है, चिंतन, स्मृति। 4 ऑप्शन दिया, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है मैं जानना चाहूँगी आप सभी से। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे है स्मृति, दैट मीन मेमोरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 8th क्वेश्चन। यहाँ पे है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना क्या कहलाता है? कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक सोल्यूशन उसका निकालना है आपको, और आप अपने पुराने अनुभव से वो चीज़ को लेकर कुछ उसमें नया ऐड करके आप उसको समायोजित कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, एकोमोडेशन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? तर्क, कल्पना, चिंतन, स्मृति। फटाफट सभी लोग कमेंट करते हुए बताएंगे। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका चिंतन होगा। आपको वो चीज़ पहले पता थी, जैसे अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है या अभी आप पेपर देंगे तो सीखेंगे। खुद से सीखना दूसरा सीखना होता है, इन कंपेरिजन टू मैं बताऊँ या कोई और बंदा आपको बताए, ठीक है, आपको वो अंदाज़ा लग जाएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या, फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में और बेटर और अच्छा कर लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है? किसी के थ्रू अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सिचुएशन में समायोजन क्या कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक, उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मैं जानना चाहूँगी, फटाफट बताइए। किसी व्यक्ति के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में मतलब डिफरेंट सिचुएशन में समायोजन एडजस्टमेंट कर लिया तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका उपयुक्त सभी होगा। क्यों? यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य नहीं होगा कि आप सोचिए कि आप मेंटली अगर फिट रहेंगे तो आप हर जगह एडजस्ट कर ले जाएंगे, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका शारीरिक विकास ही ना हो, सिर्फ मेंटली विकास हुआ हो, तो आपके अंदर सिर्फ इमोशनल विकास हुआ और मेंटली ना हुआ हो, तो इसीलिए यहाँ पे ये सभी चीज़ें होना ज़रूरी है। हेल्दी रहेंगे तब आप हर चीज़ों में, जैसे कोई आप एकदम फिट हैं तो कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पे आपको शरीर का यूज़ करना हो, बॉडी का यूज़ करना हो, ठीक है। संवेगात्मक में आप इमोशन में कैसे इमोशन किस सिचुएशन में करने हैं वो आप कर ले जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य के अगर मेंटली स्वस्थ है तो क्विक रिस्पॉन्स होगा। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है ना कि कोई प्रॉब्लम आई तुरंत आपका दिमाग क्लिक किया, तो ये होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। मानसिक स्वास्थ्य मेरे ख्याल से नहीं है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, सीखने की मात्रा, सीखने की क्वांटिटी और समय के साथ संबंध को चित्रांकित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लर्निंग की क्वालिटी को और उसके टाइम इंटरवल के रिलेशन को एक ग्राफ निरूपित करता है, एक वक्र दिखाता है। उस वक्र को आप क्या कहते हैं? उस वक्र के थ्रू जो आपकी ये चीज़ पता चलती है कि आपकी सीखने की लर्निंग कैसी है, क्या चल रही है। अधिगम वक्र, संप्राप्ति वक्र, पठार वक्र और बुद्धि लब्धि वक्र। बहुत बढ़िया प्रश्न है, गजब का क्वेश्चन है, टेट सुपर टेट बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो राइट आंसर है अधिगम वक्र, लर्निंग का कर्व, ठीक है। वो सीरियल चलता है, एकदम सीधा चलता है, पैरेलल चलता है, ठीक है, पार्श्विक होता है, कई सारे तरीके से हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया बनता है, मैं आप सभी को दिखाऊंगी। अभी मैं कुछ ही दिन में आपको, 1-2 दिन में मैं एक पेपर सेट कर रही हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चंस मैं इसमें करूँगी। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको टेट सुपर टेट पे भी होंगे और लाजवाब क्वेश्चंस होगा। आप सभी उस दिन क्लास में ज़रूर आइएगा, मैं नोटिफाई कर दूंगी टेलीग्राम पे उसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, जब कोई बच्चा सीखने के लिए एकदम रेडी होता है, तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? कोई बच्चा है, जैसे कि आप अगर समझ लीजिए खुद को समझ लीजिए या मैं समझ लूँ, तत्पर हूँ मैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, मैं खुद एकदम रेडी हूँ कि आपको मैं इतना बढ़िया समझा दूँ कि आप अच्छे से अच्छा कर ले जाएँ, तो क्या होगा? ये थॉर्नडाइक के किस नियम से मैंने सीखा या क्या चीज़ें मेरे ऊपर लागू हुई? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, बहुत सारे आंसर आपके क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं आपको। तत्पर की बात यहाँ पे आई है ना, तो यहाँ पे क्या है? विलिंगनेस टू लर्न, तत्पर का नियम, तत्परता का नियम, ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम। मुख्य नियम कितने हैं? 3। गौण नियम कितने हैं? 5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? लर्निंग के ऐसा कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति, दैट मीन पर्सन, पूरी कंप्लीट सिचुएशन के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। सिचुएशन के हिसाब से उसको अब क्या करना है वो चीज़ सीखते हैं। जैसे अभी कोई प्रॉब्लम आने वाली है या कुछ अच्छी चीज़ होने वाली, कुछ भी हो, एनीथिंग नहीं जानते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपकी सिचुएशन वहाँ पे अगर आपको नहीं पता कल क्या होगा, 5 मिनट बाद क्या होगा, तो उस सिचुएशन को देख के आप क्या सिद्धांत लगाकर काम करेंगे, यही चीज़ आपको यहाँ पे। तो बताइए, प्रयत्न और भूल का, प्रयत्न और भूल से क्या मतलब है? यहाँ पे क्या मतलब है? सिचुएशन से प्रयत्न और भूल का कोई रिलेशन ही नहीं है। एक ये आपका तो पहला ही कट गया। दूसरा है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिक्रिया का सिद्धांत यहाँ पे आपका इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रतिक्रिया जैसे होता है ना कि उधर से कोई रिएक्शन हुआ तब आपने रिएक्शन किया, इसलिए ये चीज़ लागू नहीं होगी। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत भी यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि अनुकरण करना, किसी को देख के हूबहू नकल कर लेना,
ये परिस्थिति थोड़ी कहलाएगी। परिस्थिति और प्रत्यक्षीकरण से यहाँ पे आंतरिक और सूझ का सिद्धांत है, क्योंकि सिचुएशन क्या आएगी और आपके दिमाग में क्या सूझ आएगी, आप क्या क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सीरीज में इसका आंसर गलत दिया हुआ, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की। सीरीज के सारे आंसर सही नहीं है। मैंने भी एक दो क्लास ली थी, कभी कभी जल्दी के कारण बहुत सारे क्लासेस में लेती हूँ, तो एक तो क्वेश्चन मेरे खुद गलत हो गए हैं, तो इसलिए मैं सॉरी बोल देती हूँ सबके लिए, इसीलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, वह प्रेरक, वह इंस्टिंक्ट जिसको व्यक्ति, एक पर्सन अपने प्रयास से, अपनी प्रैक्टिस से सीखता है, लर्न करता है, कहलाते हैं अर्जित, निर्देशिक, जागत और व्यवहार को परिचालित प्रेरक। प्रेरक के बारे में यहाँ पे बातें हैं कि पर्सन अपनी प्रयासों से सीखता है, अपनी भूख को, होता है ना कि आपके अंदर जैसे प्राइमरी टीचर की बनने की भूख है, उसके बाद अब मुझे ये करना है, ये करना, मैं ये चीज़ कर लूँगा, वो कर लूँगी, क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, वो क्या है, आप खुद कर रहे हो ना, दैट मीन क्या है, अर्जित हो रही है ना, आप खुद सीख रहे हो ना, आप खुद चाहते हो ना, मन में है आपके, तो आप सीख भी लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ पे है अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण और पहचान आदि प्रतिक्रियाएं हैं। ये कैसी प्रतिक्रियाएं? ध्यान के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत कल्पना और स्मृति। अधिगम लर्निंग, धारण सीखना, लेना, पुनर्स्मरण यानी कि दोबारा उसको याद करना, पहचान रिकॉग्निशन, ये कैसी एक्टिविटीज है? तो राइट आंसर स्मृति के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? आपकी स्मृति, मेमोरी के अंतर्गत आती है, मेमोरी से रिलेटेड पार्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वह प्राप्तांक जो किसी पदार्थ को दो बराबर भागों में बांटा। मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, राइट आंसर क्या होगा? समांतर, माध्य, बहुलक, माध्यिका, उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर। 15 का राइट आंसर मैं जानना चाहूंगी कि क्या होगा। वह प्राप्तांक जो किसी पदार्थ को दो बराबर भागों में बांटा। मैं क्वेश्चन ये नहीं करवाऊंगी, आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बहुविकल्पी प्रश्न हमने टोटल 15 कर लिया। आज की क्वेश्चन 2018 की क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, नहीं बताया। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया, अगर 10 क्वेश्चन भी रिपीट हो गया या 5 भी रिपीट हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। पढ़े हुए क्वेश्चन अगर सामने मिलते हैं और आपकी गलत हो जाती है तो आप में कमी है, इसको मत होने दीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब एक नया सेट करेंगे, वो क्या है? अति लघु प्रश्न। ठीक है, हमने बहुविकल्प भी कर लिया, ये भी हमारे 1 नंबर के होते हैं, ऐसी जानकारी आपको पहले से है। देखिए यहाँ पे क्या है, 16वां प्रश्न है। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है, सभी को पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। शैशवावस्था दैट मीन इन्फेंसी स्टेज कितनी होती है, आप सभी को मालूम है कितनी होती है? बताइए फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए। शैशवावस्था के टाइम पीरियड क्या है, सभी को पता है। जन्म से 6 वर्ष मिलेगा आपको या जन्म से 5 वर्ष मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैसे लिखेंगे। आपको अगर इसका आंसर लिखना है तो लिखो, तो शैशवावस्था की आयु जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष होती है। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, 1 नंबर है, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, 25 वर्ष 30 वर्ष ऐसा कुछ नहीं लिखना है। 1 वर्ड का पूछा है तो क्या लिखेंगे उसमें? 17 देखिए, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग होते हैं, सभी को पता है कितने होते हैं? 3। आप लिखेंगे जन्म के समय शिशुओं के भीतर 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? फॉल, फियर, एंगर, लव। ठीक है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप सभी को पता है, राइट आंसर क्या होगा? E.L. थॉर्नडाइक। क्या लिखेंगे आप? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन E.L. थॉर्नडाइक ने किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 18 क्वेश्चन हो गया मेरे। अब देखिए 19 क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी का मतलब यहाँ पे क्या है, आप सभी जान रहे हैं। मैंने इसको लिखा है, आपको मैं दिखा दूंगी फिलहाल के लिए। मैंने आज वही क्वेश्चंस को राइट करके लिखा है आंसर, जिसको आपको थोड़ी सी हेल्प बाद में मिल जाए। अभी फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व में यहाँ पे है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो अपनी बात को सामने नहीं रख पाते, बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं, एक कोने में बैठे रहते हैं। और मतलब पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ने में अच्छे नहीं होते, पढ़ने में अच्छे होते हैं, दिमागदार होते हैं, सब कुछ उनके अंदर क्वालिटीज़ होती है, लेकिन एक शर्मीलापन उनके अंदर घुसा रहता है। कम बोलते, चुपचाप एकदम बैठे रहते हैं कोने में, ज़्यादा नहीं बोलते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये इनका व्यक्तित्व होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको, इसका ये वाला क्वेश्चन तो आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? एक जनरल इंटेलिजेंस लेवल जो मेनली देखने को मिलता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना होता है? देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया, कितनी चीज़ें मिली, ये सामान्य बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि और या सुपर बुद्धि या सबसे विशाल बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, यही 3-4 बुद्धि लब्धि के चार्ट से क्वेश्चन, इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं गया। ठीक है, तो सामान्य की कितनी, आप ज़्यादा 90 से 100 ले लीजिए या 90 से 110 तक ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? TAT का फुल फॉर्म आप सभी को बताना, मैंने 3-4 बताया है, 3-4 बार मैंने इसको क्लियर किया है। TAT का फुल फॉर्म इंग्लिश में बता देती हूँ, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है इसका निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर है मुरे और मार्गन ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
22वां प्रश्न है, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुण होते हैं? बालक के न्यूक्लियस में कितने गुण होते हैं? गुणसूत्र दैट मीन क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो पेयर के हिसाब से तो क्या है 46 है, और वैसे कितने होते हैं 23। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सीखने के स्थानांतरण का संप्रत्यत्व को समझा। सीखने का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग का ट्रांसफर होना, एक जगह सीखा हुआ काम दूसरे जगह पर इस्तेमाल करना, एक पन दो काज। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ना तो एक जैसे कहावत हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस फैक्ट से रिलेटेड रहेगी तो आप बहुत अच्छा लिख जाएंगे। ठीक है, अब आपको आंसर राइट करना तो बहुत बखूबी आता होगा, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बालक के कोशों और पेशियों में समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस उनके अंदर आते हैं, जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होते हैं, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी कैसे लिखेंगे? एक नंबर का क्वेश्चन और एक ही वर्ड की चीज़ें इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे? बालक के कोशों और पेशियों में समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन, जिसके कारण निश्चित समय पर कोई कार्य करने के लिए वह व्यक्ति योग्य होता है, उसको क्या क्या कहते हैं? परिपक्वता। क्या कहते हैं? उसको परिपक्वता कहते हैं। और परिपक्वता को लिख के उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा डबल डॉटेड कॉमा में, इसको अलग कलर से लिख दीजिएगा, ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर की पेन से लिख दीजिएगा, तो आपको ये चीज़ एकदम एक वर्ड में हो जाएगी, आपका 30 वर्ड भी हो जाएगा, आंसर भी राइट हो जाएगा, पूरा नंबर भी मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न को लिखते हैं, सिर्फ परिपक्वता लिखकर मत छोड़िएगा, ठीक है, वरना आधा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, जब आधा करेंगे तो आधा ही मिलेगा ना, जाहिर सी बात है। व्यक्तित्व और वैकल्पिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर, मैंने आपको इसका आंसर लिखा है, मैं आपको क्लियर बता दूंगी। वैकल्पिक और सामूहिक, नाम यहाँ पे समझना है। वैकल्पिक यानी कि इंडिविजुअल, सामूहिक यानी कि ढेर सारे लोगों का ग्रुप में जाना, ग्रुप में टेस्ट होना। वैकल्पिक यानी कि एक सिंगल बंदे को बुलाकर उसका वाइवा लेना। नाम समझते चलिए, वो आंसर आप अपने आप से लिखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत, जो इन्होंने सीखने का सिद्धांत बताया है, दिया है, वो किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो सभी को पता है, कुत्ते के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? डॉग के ऊपर किया था। नेक्स्ट देखिए, 27वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत किन नियमों की चर्चा की है? किन नियमों की है? तो मुख्य नियम की है और गौण नियम की। मुख्य नियम 3 है, गौण नियम 5 है। आप जो है क्या करिए, अब ऐसे जैसे पूछा है तो आप क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे नहीं, सिर्फ मुख्य नियम डाल दीजिए, उसके 3 नाम लिख दीजिए अंडरलाइन ऐसे ऐसे करके, फिर आप 5 नियम गौण नियम डाल के नाम लिख दीजिए, बस। ठीक है, नियमों की चर्चा की, वही आपसे पूछा और आप पूरा लिखेंगे ब्रीफ, तो ये कोई सटीक आंसर है। 1 नंबर में क्या लिखेंगे आप? प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप मुझे पहले बताएं, प्यास आपको कब लगती है? प्यास आपको कब लगती है? पानी आपको कब पीने का मन करता है? 5 साल बाद? 10 साल बाद? आज आपके अंदर जो भूख जगी हुई है कि आपको प्राइमरी का टीचर बनना है, आपको इस चीज़ को कर लेना है, अपने घर वालों की मदद करनी है, ये भूख कब जन्मी थी? जब आप बर्थ लिए थे 24 सेकंड पहले? नहीं ना, क्यों नहीं आई थी वो चीज़? भूख, ये भूख आज आई है? आप 22-23 साल के, 18 साल के जो भी बच्चे हैं, सभी लोग हैं या जो भी लोग होंगे, ठीक है, ये भूख कब आई? आज आई है? आज जन्म ली है? नहीं ना, जब आप बर्थ हुए तभी आपको प्यास भी लगी, आपका बर्थ हुआ, आपको भूख भी लगी। नींद कब आई? बच्चा सोते समय, जब पैदा होता है तो सोता ही रहता है अक्सर, बहुत सोता है बच्चा, तो ये भूख तभी, ये नींद आ गई, भूख भी आ गई, प्यास आ गई, तो ये कैसी प्रेरणा है, कैसा अर्जित हुआ? ये अर्जित नहीं हुआ ना, ये तो जैसे बाई फैक्चुअल होता है कि चीज़ें आती हैं, नेचुरली होती हैं, वो सब है। लेकिन ये प्रतिष्ठा कब हुई? ये तो आज है, ये तो आपके अंदर इसकी जो भूख है वो तो आज हुई, ये तो आपने खुद अपने अंदर बनाई, तो क्या हुआ? अर्जित क्या किया आपने? प्रतिष्ठा को खुद अर्जित किया। तो अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या आता है? प्रतिष्ठा आती, बाकी जन्मजात है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत क्लैरिफाई कर दिया है अर्जित अभिप्रेरणा और जन्मजात अभिप्रेरणा। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या क्या है? कोई चीज़ आपने पहले सीखी है, कोई सामग्री आपने पहले सीखी, आप उसे भूल रहे, नहीं याद कर पाए, तो जाहिर सी बात है वो असफलता क्या है? विस्मृति है, विस्मरण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगी, सांख्यिकी का क्वेश्चन है, मैथ में भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड है, ये आपको बताना है, ये आपका दूसरा होमवर्क रह गया। नेक्स्ट देखिए, अब बारी है 2 नंबर के क्वेश्चन की, दैट मीन लघुत्तरीय प्रश्न की।
क्या है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार में समझाइए। ये क्वेश्चन शायद मैंने लिखा हुआ है, मैं समझा दे रही हूँ फिर भी कि जन्म से किशोरावस्था, बर्थ से लेकर एडोलसेंस के बीच बच्चे की जो सामाजिक भावना, जो सोशल की भावना उसके अंतर्गत आती है, वो कैसे आती है? सबसे पहले बच्चे का समाज कौन होता है? उसका परिवार होता है, ठीक है। सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है, लेकिन समाज जो उसका परिवार, 5 में दादा दादी चाचा बुआ नानी मामा ताया जो भी लोग होंगे वो सारे लोग होते हैं, ठीक है। फिर वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गली मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे, फिर उनके जो छोटे छोटे पेट्स जिसके घर में रहते हैं वो भी। तो क्या हुआ, पहले घर में चीज़ों को सीखे, कभी कभी घर में कोई ऐसा चीज़ काम हो गया कि सामाजिक भावना का मतलब यहाँ पे पहले घर से सारे लोगों का मेंबर्स से उनके देखना उठना बैठना, साथ में खाना हंसना पीना रोना सब कुछ साथ में सीखना, तो सामाजिकता तो आती ही है ना। ये फिर धीरे 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 करके आप मोहल्ले में निकले, खेलने निकले, दोस्तों के साथ निकले, फिर स्कूल गए। किशोरावस्था तक तो स्कूल पहुँच जाते हैं ना, क्यों नहीं पहुँचते? वहाँ पे सारे बच्चों के साथ मिलना जाना आना उठना खाना बैठना, ग्रुप में चलना खेलना दौड़ना पीना मार पिटाई करना, सब कुछ कर लेना। तो क्या हुआ, साथ बनाना टीम बनाना, सामाजिक भावना का विस्तार धीरे धीरे जन्म से लेके शुरू होता है। तो आपको मैंने समझाया है, आप अपने तरीके से उसको बना कर लिख देंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम वातावरण के सापेक्षिक महत्व और पर समीक्षता व्याख्या। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी बहुत इम्पैक्ट डालती है, एनवायरनमेंट भी डालता है। कैसे? अगर आपके घर का माहौल एकदम कोलाहल से भरा, जब देखो तब एकदम लगी हुई है, लड़ाई हो रही 24 घंटे, तो आपको क्या विकास होगा आपका? आप पढ़ाई कर पाओगे? आप पढ़ने बैठे हो, आपका छोटा भाई है दिन भर टीवी चला के बैठा है, दिन भर। कभी कभी ऐसा होता है, अगर लड़ाई वगैरह हो जाती है तो और नहीं बंद करता है टीवी, रिमोट तोड़ देगा, कुछ कर देगा, छिपा देगा ताकि चलता है, ताकि तुम डिस्टर्ब होते रहो। ऐसा देखने को मिलता है। कभी और कोई प्रॉब्लम हो गई, घर पे किसी से कोई बात हो गई या कुछ भी हो गया, आस पड़ोस में कुछ मोहल्ले में कुछ कर चल रहा है, इन्वायरमेंट ही नहीं है, चारों तरफ कुछ ना कुछ मचा हुआ, रोज मोहल्ले में लड़ाई हो रही, तुमने कूड़ा यहाँ क्यों फेंका, यहाँ कैसे गिर गया, ये है वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वातावरण ही 24 घंटे का। वही आप स्कूल में पहुंच गए, वहाँ पे भी कोई डिसिप्लिन नहीं है, टीचर कभी कुछ लगा है, बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं पीट रहे हैं, तो ये सब क्या है? विकास होगा ही नहीं। अरे विकास तो गर्त में जा रहा है, ठीक है। और वंशानुक्रम हेरिडिटी से ही, मतलब ये मान चलिए कि जन्मजात ही कोई प्रॉब्लम है, विकलांग हैं आप, शारीरिक में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और या तो माँ बाप में ही कोई प्रॉब्लम है, या आपका बुद्धि का ही विकास नहीं हो पाया, तो ये सब क्या है? पूरी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी सब एकदम गर्त में जा रहे हैं, सबके सब नरक में जा रहे हैं, तो कोई विकास होगा नहीं होगा। तो आपके मेंटल विकास पे इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा, इतनी गंदी छाप पड़ेगी कि विकास हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये फैक्टर यहाँ पे पूछ रहा है कि मानसिक विकास में वंशानुक्रम का क्या महत्व है। तो निगेटिव पक्ष में देखेंगे तो ये इतने खराब पक्ष पड़ जाते हैं। और अच्छाई में आपको मैं बताना चाहूँ, अगर आपको बहुत सी अच्छी होती, यही तो है कि एक पहलू आपको दो तरीके से समझना होता है, अच्छा लेंगे तो अच्छा, बुरा लेंगे तो बुरा, ठीक है। अब अच्छा वातावरण है, सारे बच्चे पढ़ रहे, घर में होता है ना कि जैसे होता है अक्सर पढ़ने लगो तो जैसे मैं पढ़ती हूँ कोई काम करती हूँ तो मेरा छोटा भाई है वो देखे देखा देखी, वैसे उसको डांटो तो नहीं पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये होगा नहीं दीदी पढ़ रही तो मैं भी करता हूँ, वो देखा देखी करने लगता है। ऐसा मेरे घर में देखने को मिलता है। तो ये कहा जाता है कि तुम पढ़ो तो वो भी करने लगेगा। ऐसा छोटे बच्चे को देखिए, अच्छा बेटा तुम करो, देखो भी वो करने लगेगा। तो ये चीज़ होती है ना, अनुकरण करवाया जाता है, बच्चे सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने भाई बहन से सीखते हैं। वंशानुक्रम है, माँ बाप ही पढ़े लिखे हैं, एकदम पद पोस्ट पे हैं, तो बच्चा भी दूसरी रास्ते पर धीरे धीरे जाने लगता है ना कि नहीं मेरे पापा ये हैं तो मैं भी ये करूँगी, मम्मी ये है तो मैं भी ये करूँगी। तो इन सब का भी प्रभाव पड़ता है, दादाजी से सारा सम्मान आदर सब कुछ सीखना। आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये जो क्वेश्चन है, ये तो पूरे फैमिली पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया होगा। नेक्स्ट देखिए, सीखने के पठार के कारण को कैसे दूर कर सकते हैं और कारण क्या होते हैं। सीखने के पठार मतलब सीखने में बाधा क्यों आती है। सीखने में बाधा का कारण क्या है कि आप थके हैं, मन नहीं कर रहा, शारीरिक दोष है, मेंटली विकास है, इमोशनल आप कोई चीज़ परेशान है, मन ही नहीं कर रहा है, पढ़ने बैठे हैं आ ही नहीं रहा है, कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा है, थक गए हैं, तो ये सब कारण होते हैं। दूर कैसे करेंगे, उनको मोटिवेट करिए। बच्चे हैरेस हो जाए तो उनको मोटिवेट करिए, डांटिए मत 24 घंटे ये है वो है, नालायक हो, गंदे हो, ये फलाना फलाना। अरे दिन भर डांटते रहोगे तो बच्चा ही मर जाएगा यार, क्या मतलब, सीखेगा कैसे। आप उसको उस तरीके से सिखाओ, प्यार से सिखाओ, बताओ, समझाओ, हकीकत दिखाओ कि बेटा नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इन सब से क्या होगा, उसका पठार दूर होगा। आप उसकी हेल्प करो, माँ बाप हो तो मदद करो, भाई बहन हो बड़े तो मदद करो, छोटों की जरूरत थोड़ी ना कह रहे हटो, ये क्या तरीका है। नेक्स्ट देखिए, पावलो के संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है। संबंध का चित्र, यहाँ पे आपको चित्र भी बताना है। देखिए फिगर आ गया, देखिए सीडीपी में आ गया, बाप रे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कुत्ते का जो डायग्राम था तो वो पूरा बनाना होगा। मैं अभी आपको उसका क्वेश्चन दिखा दूंगी, मैंने क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा के प्रकार है, ये भी मैंने करवाया है। ध्यान और रुचि का क्या संबंध है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया संबंध, बहुत गहरा संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब ये है ना कि एकदम व्यक्तित्व अलग होना, गुण नहीं मिलना, एक ही भाई बहन है जुड़वा भी पैदा होना, शकल तो मिल जाए लेकिन उनकी क्वालिटीज अलग रहे, बुद्धि लेवल अलग रहे, किसी का थोड़ा सा विकास ना हो पाए, ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। बाधाएं आती हैं, कभी कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है, ये सारी चीजें रहती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 38 है कि स्मृति को परिभाषित की, मेमोरी को आपको डिफाइन करना है और स्मृति के विभिन्न प्रकारों को उसका उदाहरण देकर बताना है। मैंने ये भी करवाया है, मैं अभी दिखा दे रही हूँ आपको। मेमोरी से क्या है कि आप कोई चीज़ सीखे हैं तो उसको आपको आसानी से वो याद रहे, आप उसको भूलें ना, आपकी मेमोरी में सेट रहे। मतलब होता है ना कि अल्पकालीन दीर्घकालीन स्मृति ऐसी चीज़ें हैं कि आप कोई चीज़ पढ़ें तो आपको याद है, आप भूलेंगे नहीं, जहाँ आपको इस्तेमाल करना है आप उसको रिकॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें। इसको सबको ना ये सारी चीज़ें एक दो लाइन में आप अपने तरीके से, अगर कोई डेफिनेशन याद है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने तरीके से बना के लेंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 39 है, आप कक्षा में बच्चों को भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे और भूलने की गति को रोकने के सुझाव बताएंगे। आप ऐसा क्या करेंगे कि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं आपने जो पढ़ाया वो उसे भूले मत, कैसे आप उनको कंट्रोल करेंगे। आप उनको अभ्यास करने के लिए देंगे, एक्सरसाइज करने के लिए देंगे, दोबारा पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे, बीच बीच में सुनते भी रहेंगे। मतलब आपको भी जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको सिखाने के लिए आपको उनको बार बार उस चीज़ को रिपीट करवाना होगा। तो इनमें और भूलने की गति में रुकाव के लिए है यही इतना है कि आप उनको अभ्यास कर दे दो, बार बार सुन लो, होमवर्क चेक कर लो, सही से चेक कर लो, जहाँ पे ना दिक्कत हो वहाँ पे, जहाँ पे दिक्कत हो उनको समझा दीजिए। तो ये सब क्या होगा, उनको हेल्प मिलेगी, वो भूल नहीं पाएंगे, उनको जो है साथ मिलेगा आपका तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, बार बार रिकॉल करो, टेस्ट वगैरह ले लो, ये सारी चीजें जो है बच्चे को भूल जाते हैं जो उसमें मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के प्रकारों पर संक्षिप्त चर्चा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 2 नंबर का। चलिए कुछ आंसर मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए, देखते हैं। अति लघुत्री के मैंने एक प्रश्न लिखा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। जो इंट्रोवर्ट का क्वेश्चन पूछा गया था ये 19 क्वेश्चन था कि जो खुलकर लोगों से मिलता जुलता ना हो, शर्मीला हो, अपने विचार व्यक्त ना करने वाला हो, मन की बात ना कहने वाला हो, आत्मलीन हो, अंतर्लीन हो, आत्म केंद्रित हो, जिसको हम इंट्रोवर्ट इंग्लिश में कहते हैं। ये सारी जिसके अंदर खूबी दिख जाएगी आप मान लीजिएगा वो अंतर्मुखी टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीखने के स्थानांतर से मैंने एक और बात यहाँ पे लिखी। 23वां प्रश्न था आपका 1 नंबर वाला कि जब व्यक्ति किसी कौशल या अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम का स्थानांतर होती है। जो सीखा है कौशल है या कोई क्वालिटीज़ है उसको दूसरी परिस्थिति में, दूसरी सिचुएशन, दूसरी कंडीशन में यूज़ कर रहा है तो वही आपकी लर्निंग, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा था ना प्राकृतिक और सामूहिक क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इन प्राकृतिक के बारे में पहले जानेंगे। जो सिंगल टेस्ट होता है, इनके द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का टेस्ट लिया जाता है, एक एक बच्चे को वाइवा के लिए बुलाया जाता है। सामूहिक में क्या होता है, इन परीक्षण के द्वारा एक ही समय में एक से अधिक, यहाँ पे मोर देन 2 बच्चों को बुलाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है उनका टेस्ट लेने के लिए। ठीक है, ग्रुप में होता है, नाम से ही चाहे इस परीक्षण में अधिक समय लगता है। सिंगल सिंगल को बुलाएंगे तो बहुत समय लगता है, इसमें क्या होता है कम समय लगता है। ठीक है, टाइम बच जाता है, इसमें धन अधिक खर्च होता है। एक एक लोग जाएंगे पर्टिकुलर, जैसे कोई प्रोजेक्ट पे काम मिल गया 60 बच्चे क्लास में, 60 प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका बहुत पैसा खर्च होगा ना, पर बच्चा भी 500-500 बनाएगा, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। अगर उसी को एक ग्रुप में 5 लोगों को कर दिया जाएगा, सब बच्चे बांट लेंगे तो सबको जो है 100-100 रुपये लगेगा, काम भी बन जाएगा। इसमें कम धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें पैसा कम लगता है। नेक्स्ट देखिए, इन परीक्षण का प्रशासन कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों अर्थात विशेषज्ञ द्वारा किया। इसमें क्या होता है, सिंगल सिंगल लोग रहेंगे तो स्पेशल लोगों को, केमिस्ट्री का वाइवा होता है केमिस्ट्री वाले को बुलाया, फिजिक्स का होगा फिजिक्स का बुलाया, किसी और चीज़ का होगा तो स्पेशल लोगों को बुलाया जाएगा। ये इसमें क्या होता है, प्रशासन जो होता है वो कुशल प्रशिक्षित लोगों को ही बुलाता है, उन्हीं के द्वारा सारी चीज़ों को करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस परीक्षा में कोई सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी निर्देश उद्देश्य होता है कि कभी कोई एग्जामिनर नहीं मिल रहा है या ऐसा कोई है जिसको सारी चीज़ को नॉलेज है या कुछ भी ऐसा है, तो उनको जैसे अभी आप खुद सोचिए, अभी हम लोग आप डीलेट कर रहे हैं, मैं भी क्यों आप भी किए, तो कभी आपको ऐसे बुलाया जाए कि आपको एग्जामिनेशन लेना, आप 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप चले जाएंगे देने के लिए ना। तो वही चीज़ें हैं, आपको स्पेशल तो कुछ खास किए नहीं, सिर्फ डीलेट ही किए, 8 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो उस चीज़ के बेस पर आप चले जाएंगे वाइवा लेने के लिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। और वैसे क्या होता है, इंडिविजुअल कोर्स के लिए इंडिविजुअल टीचर्स को बुलाया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस और उत्तर सब कुछ समझ में आएगा। मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की जितना मैं आप सभी के लिए कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों की सामाजिक भावना का विस्तार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2 नंबर का था। देखिए क्या है, किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में वयस्क व्यक्तियों की भांति व्यवहार करने की इच्छा प्रबल होती है। छोटा बच्चा, किशोरावस्था में बच्चा आता है ना तो उसको लगता है अरे मैं बड़ा हूँ, अब मैं अपनी मर्जी का करूँगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स आने लगती है बच्चों के अंदर। वे अपने कार्यों और व्यवहारों के द्वारा समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। कभी कभी इतना बढ़िया होता है कि वो शुरुआत से ही निखर जाते हैं और सम्मान मिलता है उनको समाज में। स्वयं को सामाजिक दृष्टि से परिपक्व मानते, लगता है कि फिर वो स्वयं को क्या करते हैं, समाज का मेंबर समझने लगते कि नहीं, इस समाज का मैं भी मेंबर हूँ, मेरा भी कोई दायित्व है, मेरा भी कोई रोल है। अपने प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करने लगते हैं, अपने प्रयासों को समझने लगते हैं कि ये मेरा दायित्व, ये मुझे करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं कर सकता, मैं एक समाज में रहता, सामाजिक हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
फिर देखिए क्या है, बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है। हेरिडिटी से क्या होता है, उसको रंग रूप आकार मिलता है, ठीक है। जबकि वातावरण से शरीर को पुष्ट करता है। एनवायरमेंट क्या करता है, शरीर को पोषण देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है, सहारा देता है। बौद्धिक क्षमता के लिए समानता, आनुवांशिकता और वंशानुक्रम ही जिम्मेदार होते हैं। जो इंटेलिजेंस लेवल होती है उसके लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बालक की रुचि, उसका इंटरेस्ट, उसकी प्रवृत्ति, उसकी जो अभिवृत्ति होती है, उसके आदि के विकास के लिए वातावरण जिम्मेदार होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है, सीखने के पठार का कारण क्या है। कारण क्या होता है, नकारात्मक कारक, सब निगेटिव है, निगेटिव सोच है। कार्य की जटिलता, कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है बहुत जटिल है, नहीं कर पा रहे, तब भी बाधा दे कार्य, आज नहीं करेंगे, अच्छा यहीं तक हो गया, अब गाड़ी मेरी अटक गई, कैसे आगे खिसकाऊं, नहीं होता है। सीखने की अनुचित विधि है, आप विधि ही गलत लगा रहे हो। पढ़ना किसी तरीके से, आप पढ़ किसी तरीके से रहे हो। पुरानी आदत को नई आदत से संग, पुरानी चीज़ें छूट ही नहीं रही हैं, अब नया में सीखने में दिक्कत हो रही है, लर्निंग होगी ही नहीं। जटिल कार्य को केवल एक पक्ष पर ध्यान है, ढेर सारा बहुत टफ टफ काम है और आप एक ही पक्ष को लेके बैठे हुए हैं, उसी पर अटके हुए हैं। अभ्यास का अभाव है, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कुछ आएगा कैसे। जैसे मैथ है, मैथ बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आती, 6 महीने लगाएंगे फिर उसके बाद भूल जाएंगे। प्रेरणा का अवरोध है, प्रेरणा ही नहीं है, अंदर से कोई इच्छा ही नहीं, मन में है ही नहीं, ज़बरदस्ती दबाव डाल के करवाया जा रहा है। शारीरिक क्षमता आपका जो है हेल्थ ही नहीं सही, हेल्थ में ही कोई प्रॉब्लम है तो वो भी एक दिक्कत है। दूर कैसे करें ये देखते हैं। दूर करने के लिए बालक की क्षमता और योग्यता और रुचि के अनुसार सिखाने पर बालक को ध्यान देना चाहिए। उनको जो इंटरेस्ट हो, जो उनका मन हो, जिनके अंदर वो योग्यता की वो कर ले जाएंगे, वही चीज़ आप उनको सिखाएंगे तो ये सारी बाधाएं देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। बस आपको बीच बीच में मोटिवेट करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पावलो का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है। देखिए, पावलो के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है। कोई ऐसा उद्दीपन, स्टिमुलस लाया जाता है जिसके थ्रू बच्चा या प्राणी कोई भी उसको सीखता है, लर्न करता है, तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करे। वो स्टिमुलस दिख रहा है, जैसे आपको मैं बताऊं, अभी सही बात है, आपके सामने ढेर सारी अच्छी अच्छी डिशेस रखी हो, ठीक है, खूब बढ़िया चटपटा सा रखा हो, जिसको जो खाने को, तीखा जिसको खाना, उसके सामने फुल्की रखी हो, ठीक है। गर्ल्स को फुल्की बहुत पसंद होती है, मुझे बहुत पसंद है। तो क्या होता है कि कुछ भी हो, लेकिन अगर कभी कभी खाना भी ढेर सारा खा लो, उसके बाद अगर फुल्की दिख जाए तो ढेर सारा नहीं खाओगे, लेकिन एक मन तो करेगा अच्छा लो एक खा लेते हैं। तो क्या हुआ, वो स्टिमुलस था, वो दीपक था और आपके मुंह में पानी आने लगा। कभी कभी आपको बहुत भूख लगी है और खाना नहीं मिल रहा है किसी कारण, बस कि पहले बड़ों को खिलाते हैं, जो भी बात हो, तो वो मन में पानी आ जाता है। ये रही बात खाने की, या जैसे कोई चीज़ किसी को मिल गई, कोई सम्मान किसी को मिल गया, कोई चीज़ है, तो मन में एक होता है नहीं यार मुझे भी चाहिए, तो वो क्या होता है, वो स्टिमुलस होता है और आप अपने मन में एक अनुक्रिया स्वाभाविक खुद से मना लेते, कर लेते हैं। जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींचते, जैसे गर्म कोई डिश चाहिए, अरे नहीं, खट्ट से आप हाथ हटाएंगे ना, यही होता है ना। भूख पर भोजन देखकर मुंह में पानी आना, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं ये उदाहरण रहती हैं, ठीक है। तो स्टिमुलस को देखकर आप स्वाभाविक क्रिया करते हैं। यही कुत्ते ने भी किया था, जो पावलो ने प्रूव किया है। ये देखिए, पावलो का अनुकूल अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है मैंने बहुत बढ़िया आपको समझाया होगा। देखिए, अभिप्रेरणा से क्या मतलब है। अभिप्रेरणा एक प्रकार का आत्मविश्वास है, बिलीव है खुद में, जो स्वयं और दूसरे के माध्यम से मिलता है, जो खुद को भी मिलता है, दूसरे के थ्रू, जैसे माँ बाप के थ्रू मिलता है, दादा दादी के थ्रू मिलता है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि हाँ वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि जो नहीं कर सकता है। और गलत तरीके से आत्मविश्वास मिलने पर उसे लगता है कि वह कुछ नहीं, अगर गलत मोटिवेट मिल जाएगा, घर के बड़े कहते हैं तुम क्या करोगे, तुम्हारे बस का क्या है, तो आप कुछ करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अभी 10 लोग आपको मिल रहा है, अरे आप फेल हो जाओगे, अरे चलो कुछ नहीं होगा, आप देखो आपके मन में वही चीज़ नाचती रहती होता है। कोई कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरे की बात है, लेकिन कोई कह देता है तो फर्क 2 सेकंड के लिए जरूर पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी अभिप्रेरणा कैसी है, देखिए, जन्मजात अभिप्रेरणा है, भूख है, प्यास है, भय है, आपको शुरू से डर लगेगा, भूख लगेगी, सब जन्मजात होता है। लेकिन अब अर्जित प्रेरणा में क्या है, सामाजिक अभिप्रेरणा, यानी कि समूह में रहना आप सीखेंगे। संचय, प्रेम, यूयता, यानी यूयता का मतलब होता है जिज्ञासा। फिर यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, आवृत्ति, विश्वास, रुचि, महत्वाकांक्षा का स्तर है, लक्ष्य है, आदत है, ये सारी क्या है, अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ध्यान और रुचि का क्या संबंध है। 36 क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर का प्रश्न है। ध्यान और रुचि में बहुत ही गहरा संबंध है। व्यक्ति की रुचि जिसमें होती है उसका ध्यान भी वही है, जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा आप ध्यान भी वही लगाएंगे। जिस वस्तु पर हमें ध्यान देने लगता है वो हमारी रुचि उत्पन्न, जहाँ पे हम ध्यान देने लगते हैं वहाँ पे हमारी रुचि भी हो जाती है। आपको ये 8 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपका फेवरेट जो सब्जेक्ट होगा आप उस पर ज़्यादा पढ़ते होंगे और अच्छा नंबर भी पाएंगे, ये देख लीजिएगा। रुचि के अनुसार कार्य करना हमेशा संतुष्टि, आप अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाए, आपको कोई इंटरेस्ट है कि आपको ये चीज़ बननी है, आप उसके लिए काम करेंगे तो कर ले जाएंगे, लेकिन आपको बनना कुछ है, घर वाले कुछ बनाए तो कभी नहीं होगा। इससे व्यक्ति अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है और रुचि का संबंध आवश्यकता, इच्छा और लक्ष्यों से होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्मृति के प्रकार, देखिए मेमोरी के प्रकार पूछे थे आपको। तात्कालिक होती है, इमीडिएट मेमोरी होती है। तात्कालिक स्मृति को सांवेदिक या सेंसरी मेमोरी भी कहते हैं, जो सेंसर की तरह काम करती है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए और क्या है, स्थायी
है मेमोरी यानी कि परमानेंट हो जाती है, सक्रिय है एक्टिव मेमोरी, रटंत है स्मृति रोटेट मेमोरी होती है, फिर यहाँ पे है रोट मेमोरी होती है, फिर यहाँ पे निष्क्रिय है पैसिव मेमोरी होती है, मनोवैज्ञानिक स्मृति साइकोलॉजिकल मेमोरी होती है। मेमोरी के बहुत सारे प्रकार हैं, आप इसमें से एक दो भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर तो पूछा नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, वह एक ब्रांच है जिसमें आंकड़ों का डाटा का संग्रह किया जाता है, प्रदर्शन किया दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाता है और उनके गुणों का आकलन क्षेत्रों में लागू किया जाता है। फिर उसको अप्लाई करके यहाँ पे हमको ये फील्ड बनानी, ऐसे प्रोजेक्ट करना, ये लॉन्च करना है, इन सब चीज़ों को लेके चर्चा की जाती है और फिर लागू किया जाता है। अब प्रकार में क्या है, नामित मापनी है। यहाँ पे सांख्यिकीय प्रकारों की चर्चा में नामित मापनी है, क्रमवाचक मापनी है, अंतराल मापनी है, अनुपात मापनी। हो सकता है कि ये आंसर आपकी बुक में अलग से दिया हो। द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। इस क्लास में हमने 2018 का पूरा कंप्लीट ओवरऑल पेपर किया। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। कल हम सुबह फिर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।